पिच ब्लैक कहानी की शुरुआत भविष्य में होती है, जहां अंतरिक्ष में एक शिप को उड़ते हुए दिखाया जाता है जो एक ऐसे रास्ते से गुजर रही होती है जहां ढेर सारे एस्टेरॉयड मौजूद होते हैं। इन्हीं एस्टेरॉयड का एक झुंड शिप से टकरा जाता है, जिससे शिप बहुत हद तक डैमेज हो जाती है और पास के ही एक ग्रह पर क्रैश हो जाती है। इस क्रैश के दौरान इस शिप का पायलट और कैप्टन मारा जाता है। बाकी सभी पैसेंजर सही सलामत बच गए होते हैं। वहीं इन पैसेंजर्स में से एक जॉन्स नाम का ऑफिसर होता है जो रिडिक नाम के क्रिमिनल को अरेस्ट करके लेकर जा रहा था, लेकिन इस क्रैश में रिडिक आजाद हो गया है और अब किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जॉन्स इन्हें बताता है कि रिडिक एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है जिसने कई लोगों का कत्ल किया है, तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। जॉन्स की बात सुनकर इनके मन में रिडिक के प्रति डर बैठ जाता है। इन्हीं में से एक लेडी जिसका नाम कैरोलिन है, वो इन्हें कहती है कि हमें रात होने से पहले पानी का कोई ना कोई स्रोत ढूंढ लेना चाहिए। दरअसल इनके राशन पानी का स्टोर क्रैश के दौरान बर्बाद हो गया है। तभी इनमें से एक इन्हें आसमान की तरफ देखने के लिए कहता है। ये नोटिस करते हैं कि इस प्लेनेट के तीन सूरज हैं, यानी इस प्लेनेट पर कभी भी रात नहीं होने वाली। अब जॉन्स, कैरोलिन और इन्हीं में से एक इमाम अपने 3 बेटों के साथ पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये चलते चलते काफी दूर तक जाते हैं और इतने दूर तक आने के बावजूद भी इन्हें ना तो कोई पानी का स्रोत दिखा होता है और ना ही कोई जिंदा जीव। ये यहाँ से थोड़ा और आगे जाते हैं और अब इन्हें अपने से कुछ दूर कुछ पेड़ दिखाई पड़ते हैं। ये सभी उसी तरफ जाते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ पेड़ है तो पानी तो होगा ही, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें स्पष्ट होता है कि ये कोई पेड़ नहीं बल्कि बड़े बड़े क्रिएचर्स के स्केलेटन है। दरअसल ये एक ग्रेवयार्ड है, जैसा कि हमारे यहाँ हाथियों का हुआ करता है। ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस प्लेनेट पर कोई जिंदा जीव नहीं बचा। अब ये इस ग्रेवयार्ड से आगे बढ़ चलते हैं। इस ग्रेवयार्ड के खत्म होते ही ये एक पुराने जियोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन के सामने होते हैं। इन्हें भरोसा नहीं होता कि यहाँ इनसे पहले भी इंसान आ चुके हैं। कैरोलिन इस रिसर्च स्टेशन के एक कमरे में जाती है जहाँ उसे इस प्लेनेट के सोलर सिस्टम का एक मॉड्यूल दिखता है। वहीं दूसरी ओर बाहर जॉन्स और इमाम को पानी का स्रोत मिल जाता है। कैरोलिन जब इस कमरे से बाहर निकलती है तो उसे बाहर एक ड्रॉपशिप दिखती है। वो सभी को इसके बारे में बताती है और अब इनके पास एक जरिया, एक साधन है यहाँ से बाहर निकलने का। कैरोलिन जब इस ड्रॉपशिप को चेक करती है तो उसे समझ आता है कि ये काफी लंबे समय से यहीं पड़ा है। वो जॉन्स को बताती है कि सालों से यहीं पड़े रहने की वजह से इसके पावर सेल्स डेड हो गए हैं। तभी जॉन्स को एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई पड़ती है और ये आवाज़ उसी तरफ से आई होती है जिस तरफ इनकी शिप क्रैश हुई थी। दरअसल वहाँ इनके अलावा भी कुछ लोग रुके थे। अब ये सभी के सभी उसी तरफ जाने लगते हैं। लगभग ये आधे रास्ते ही पहुंचे होते हैं कि फिर से इन्हें कुछ गन शॉट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जॉन्स देख लेता है कि रिडिक उसी की तरफ से भागता हुआ आ रहा है, तो वो वहीं पास में छुपकर उसका इंतजार करने लगता है। बाकी सभी भी इनके रास्ते से हट जाते हैं और जब रिडिक उसके पास से गुजरता है तो वो उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर उन पैसेंजर्स में से एक गायब है जो इस क्रैश शिप के पास रुके थे। अब इन सभी को शक है कि इसके पीछे रिडिक का हाथ है। कैरोलिन रिडिक के पास जाती है जहाँ उसे बात कर रखा गया होता है, तो वो रिडिक से सवाल करती है, जी कहाँ है? रिडिक उसके सवाल का जवाब नहीं देता। कैरोलिन दोबारा से पूछती है, तुमने जॉन से कहा था कि तुम्हें उस वक्त कुछ आवाजें सुनाई दी थी। रिडिक उसके इस सवाल का भी एग्जैक्ट जवाब तो नहीं देता, लेकिन अपनी बात को घुमा के कहता है कि तुम्हें इस वक्त मुझसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कैरोलिन कहती है, वहाँ तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं था। रिडिक कहता है, थोड़ा और गहराई में देखो। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी अंडरग्राउंड केव्स होती हैं। अब कैरोलिन, जॉन्स और बाकी सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो आदमी आखिरी बार देखा गया था। नीचे एक सकरी जगह होती है जहाँ से कैरोलिन इस केव के भीतर चली जाती है। इन्होंने उसके साथ एक वायर बांधी होती है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये उसे बाहर खींच सकें। उस केव के भीतर कैरोलिन देखती है कि जो जगह बाहर से इतनी सकरी दिख रही थी वो भीतर से कितनी हद तक फैली है। वो धीरे धीरे केव में आगे बढ़ती है। तभी उसे जीक, उस गायब हुए आदमी का एक कटा हुआ पैर दिखता है। वो डर जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई खतरा है। इसी वक्त यहाँ पर कुछ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स आ जाते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो ऊपर की तरफ भागती है, सभी को आवाज लगाती है और इसकी किस्मत अच्छी होती है कि इसे ठीक वक्त पर जॉन्स और इमाम बचा लेते हैं। कैरोलिन इन्हें बताती है कि केव के भीतर कुछ क्रिएचर्स ने इसके ऊपर हमला किया था। अब इन सभी को पता है कि जेक की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। उसे रिडिक ने नहीं मारा बल्कि इस प्लेनेट पर मौजूद क्रिएचर्स ने मारा है। जॉन्स रिडिक के पास जाता है और उसे कैरोलिन के साथ हुए पिछले हादसे के बारे में बताता है। इसके बाद वो उसे आज़ाद कर देते हैं। दरअसल अब ये सभी इस मुश्किल समय में एक दूसरे की गलतियों को भूलकर एक दूसरे की मदद करके किसी भी तरह इस प्लेनेट से निकलना चाहते हैं। ये यहाँ से एक पावर सेल्स और कुछ टूल्स लेकर ड्रॉप शिप की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर कैरोलिन शिप को पावर देकर चेक करती है तो उसे समझ आता है कि इसे उड़ाने के लिए उन्हें कुछ और सेल्स की जरूरत है। इसी दौरान दूसरी ओर इमाम का एक बेटा घूमते हुए एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। इस कमरे में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिन्हें देखते हुए वो इन मशीनों को चालू कर देता है। इन मशीनों के चालू होते ही इस कमरे की सारी खिड़कियां और सनरूफ खुल जाते हैं, जिससे इस कमरे में छिपे कुछ मॉन्स्टर बर्ड बाहर आते हैं और वो उसे अपना शिकार बना लेते हैं। अब चीख की आवाज़ सुनकर बाकी सभी यहाँ आते हैं।
ये देखते हैं कि इस कमरे से एक बंद कमरे में कुछ हलचल है, और जब ये उस कमरे को खोलते हैं तो उसमें से वही मॉन्स्टर बर्ड निकलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। ये जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं, जैसे कि इन्हें सनलाइट की मौजूदगी में तकलीफ हो रही हो। जल्द ही इन्हें इस कमरे में मौजूद एक अंडरग्राउंड होल दिख जाता है, जिससे होकर ये मॉन्स्टर बर्ड यहाँ से इस प्लेनेट के अंडरग्राउंड केव्स में चले जाते हैं। इन सभी को इमाम के बेटे की बॉडी भी मिल जाती है। इसके बाद ये सभी उस गड्ढे में नजर डालते हैं जहाँ से होकर ये मॉन्स्टर बर्ड गई होती हैं। इन्हें इस गड्ढे में ढेर सारी ह्यूमन स्कल्स दिखते हैं, और ये स्कल्स उसी जियोलॉजिकल रिसर्च टीम के होते हैं जो सालों पहले यहाँ आए थे। इन्हें यहाँ पता चलता है कि ये जीव फोटो सेंसिटिव हैं, जो अंधेरे में रहने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं। कैरोलिन यहीं पड़े एक लेबल पर एक डेट नोटिस करती है, जो आज से ठीक 22 साल पहले की है। अचानक से न जाने उसके मन में क्या ख्याल आता है कि वो भागकर उसी कमरे में जाती है जहाँ उसने पहले इस प्लेनेट के सोलर मॉड्यूल सिस्टम को देखा था। कैरोलिन इस सोलर मॉड्यूल को 22 साल पहले के पॉइंट पर सेट करती है। वो देखकर हैरान होती है कि ठीक 22 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोलर एक्लिप्स लगा था, जिस दौरान इस प्लेनेट के जमीन में रहने वाले हैवान बाहर आए थे, जिसने रिसर्च टीम को अपना शिकार बनाया था। और एक बार फिर से वही वक्त लौटने वाला है। अब कैरोलिन जोन्स के पास जाती है और उसे इस सोलर एक्लिप्स के बारे में बताती है। वो कहती है, हमें जितनी भी जल्दी हो सके उन पावर सेल्स को लाकर शिप को उड़ने के लिए तैयार करना होगा। जोन्स इतनी जल्दबाजी के लिए मना कर देता है। वो कहता है, हम आखिरी वक्त पर उन सेल्स को लाएंगे जब शिप उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। कैरोलिन पूछती है, पर ऐसा क्यों, अभी क्यों नहीं? वो बताता है, रिडिक ने पिछली बार जेल से भागने के लिए जेल के प्लेन को हाईजैक किया था। उसने पायलट को भी मार दिया था, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। कैरोलिन कहती है, पर उसने अब तक हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। दरअसल कैरोलिन को अब कहीं न कहीं जॉन्स का ये ओवर रिएक्शन नापसंद आ रहा है। अब इनके बीच इसी तरह से बहसबाजी होते हुए कुछ घंटे बीत जाते हैं, और अब ये देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स शुरू हो गया है। ये जल्दी से अपने क्रैश शिप के पास जाते हैं और वहाँ से अपनी जरूरत के मुताबिक पावर सेल्स लेने लगते हैं। वहीं देखते देखते एक्लिप्स पूरा हो जाता है और ये प्लेनेट अंधेरे की आगोश में चला जाता है। इन सभी के हाथ पैर जहाँ के तहाँ रुक जाते हैं। ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बर्ड्स शिप से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इनमें से एक इन सब को इस शिप के दूसरे हिस्से की तरफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो हिस्सा इस हिस्से से ज्यादा सुरक्षित है। ये सभी भागना शुरू कर देते हैं और इनसे पहले कि सब के सब भीतर पहुंचते हैं, इनमें से एक को वो मॉन्स्टर बर्ड मार देते हैं। अब इनके मन में पछतावा है कि ये उस वक्त कुछ नहीं कर सके। शिप के इस हिस्से के भीतर इन्हें कुछ टॉर्च मिलती हैं जो इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इस पूरे प्लेनेट पर यही एक ऐसी चीज है जिससे ये मॉन्स्टर डरते हैं। ये इन टॉर्च के सहारे यहाँ पर उन चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो जलती हैं, जो उजाला पैदा कर सकती हैं। ये एक एक करके इन जगह के सभी अलग अलग हिस्सों में जाने लगते हैं। इसी दौरान इमाम का एक बेटा ऐसे हिस्से में चला जाता है जहाँ पर एक क्रिएचर्स पहले से ही मौजूद होता है और वो उसे अपना शिकार बना लेता है। चीख की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और जॉन उस क्रिएचर्स को मार देता है। इमाम के दूसरे बेटे की मौत से सभी अनसेफ महसूस करने लगते हैं, इसलिए सभी एक जगह बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं कि हम क्या करें। तब तक यहीं बैठकर इंतजार करें जब तक एक्लिप्स खत्म नहीं हो जाता, या हमें इस सेल्स को लेकर ड्रॉप शिप की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस जगह के भीतर एक क्रिएचर घुस सकता है तो कई सारे घुस सकते हैं। जॉन्स कहता है, हमें वेट कर लेना चाहिए जब तक ये एक्लिप्स खत्म नहीं हो जाता। वैसे भी ये कितना दिन चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन। इमाम कहता है, शायद नहीं, क्योंकि उस मॉडल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। कैरोलिन को भी कुछ ऐसा ही लग रहा होता है, इसलिए वो इन्हें सेल्स लेकर ड्रॉप शिप की तरफ चलने के लिए कहती है। जॉन्स मना कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। वो तमाम क्रिएचर्स बाहर ही होते हैं। वो कैरोलिन से कहता है, हमें हम सबके बारे में सोचना चाहिए, खासकर उस बच्चे के बारे में जो बाहर अंधेरे में उन क्रिएचर्स के बीच कितना डर जाएगा। कैरोलिन कहती है, तुम उस बच्चे का बहाना मत बनाओ जॉन्स, तुम्हें अपने डर से खुद निपटना चाहिए। दरअसल कैरोलिन उस पर ताना कसती है, क्योंकि उस वक्त जब इमाम के दोनों बेटे मरे होते हैं तब उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। जॉन्स उसके इस व्यवहार से भड़क जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। रिडिक उसे शांत करने का इशारा करता है। अब ये सभी यहाँ से कुछ वाइन्स की बोतल लेते हैं जो रास्ते में इन्हें जरूरत पड़ने पर उजाला करने के काम आएंगी। तो इसे लेकर ये उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ इस क्रैश शिप का पहला हिस्सा होता है, और इस हिस्से से ये उतनी बैटरीज निकाल लेते हैं जितने उस ड्रॉप शिप को टेक ऑफ करने के लिए जरूरी होगी। यहीं से ये कुछ रॉप लेड लाइट्स यानी रस्सी की संरचना जैसी लाइट्स होती हैं, उन्हें लेकर अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं और इन बैटरीज को घिसटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ये बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें इस अंधेरे में पता ही नहीं होता कि ये कहाँ जा रहे हैं। तभी इनके सामान में से एक वाइन की बोतल नीचे गिर जाती है, जिससे वो लड़का जिसका नाम जैक है उसे उठाने की कोशिश करता है। इसी हड़बड़ाहट में इनमें से एक इनके बीच से अलग हो जाता है, जो थोड़े डरपोक मिजाज का होता है। डर के मारे ये पीछे क्रैश शिप की डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है और वो भूल जाता है कि उसके शरीर में रोप लेड लाइट्स लिपटी हुई हैं। उसकी इस बेवकूफ़ी से लाइट्स को पावर देने वाली मशीन टूट जाती है और इस मशीन के टूटते ही वो मॉन्स्टर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं।
लेकिन इससे पहले कि ये क्रीचर्स उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, ये उन वाइन्स की बोतल को मसाल की तरह जला लेते हैं। रोशनी होते ही सभी क्रीचर्स इनसे दूर हो जाते हैं। अब इन सभी का ध्यान रास्ते पर होता है और ये नोटिस करते हैं कि ये उस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते से इन्हें जाना था, यानी ये रास्ता भटक चुके हैं। कैरोलिन अब इन सबसे वापस क्रैश शिप की तरफ चलने के लिए कहती है, क्योंकि वाइन्स की बोतल लिमिटेड समय के लिए होती है जो कभी भी खत्म हो सकती है। वापस लौटने का नाम सुनते ही जॉन्स कैरोलिन से कहता है, अब क्या हुआ? आखिर तुम्हें हमें यहाँ तक लेकर आई थी ना, कोई वापस नहीं जाएगा, रोशनी आगे की तरफ बढ़ेगी। दरअसल वो इस तरह कैरोलिन से अपने पिछले अपमान का बदला लेता है। अब जॉन सही रास्ते का पता लगाने के लिए रिडिक के साथ थोड़ा आगे जाता है। चलते चलते वो रिडिक से कहता है, हमें उन्हें मारकर इन क्रिएचर्स का पेट भर देना चाहिए, जिससे ये क्रिएचर्स हमसे दूर रहेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। पहले तो रिडिक को अजीब लगता है, लेकिन जब वो जॉन को उसकी गन लोड करते हुए देखता है तो वो उसे रोकने के लिए उसे फाइट करता है। जॉन रिडिक के सामने टिक नहीं पाता और मारा जाता है। रिडिक वापस से उन सबके पास लौट जाता है। ये सभी उससे सवाल करते हैं, जॉन्स कहाँ है? रिडिक इन्हें कहता है कि उसे क्रिएचर्स ने मार दिया। थोड़े समय तक यहाँ रुककर पावर सेल्स को इकट्ठा कर लेने के बाद वो पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। रिडिक भी उस भारी भरकम सेल्स को खींचता हुआ इनके पीछे चलता है। कुछ दूर जाकर इमाम का जो तीसरा बेटा होता है उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। इमाम किसी तरह उसे सहारा देकर कुछ दूर तक ले जाता है, लेकिन यहाँ पर इनकी मुसीबतें और बढ़ाने के लिए बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के शुरू होने से इनकी मसाले बुझने लगती हैं। वहीं के कुछ क्रिएचर्स अब इनके आसपास मंडराना शुरू हो जाते हैं। एक क्रिएचर्स इमाम के बेटे को पलक झपकते ही अपना शिकार बना लेता है। इमाम की खुदा पर बहुत आस्था होती है, इसलिए इसे वो उसकी मर्जी समझकर किसी तरह खुद को शांत करता है। अब इससे पहले कि एक क्रिएचर्स इनमें से किसी को भी अपना शिकार बनाते हैं, रिडिक इन तीनों को पास के एक केव में छिपा देता है। ये तीनों केव में बैठे उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन रिडिक उन सेल्स को ड्रॉप शिप की तरफ लेकर निकल जाता है। जल्द ही वो उन क्रिएचर्स को पार कर लेता है और अब वो ड्रॉप शिप के भीतर होता है। वो सेल्स को शिप में इंस्टॉल करके उड़ने की तैयारी करता है। कैरोलिन इसी वक्त यहाँ आ जाती है। वो उसे उन दोनों की मदद के लिए उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन रिडिक साफ साफ मना कर देता है। कैरोलिन फिर से उससे विनती करती है और इस बार वो साथ चलने के लिए मान जाता है। ये दोनों उन दोनों को उस केव से निकालकर वापस से ड्रॉप शिप की तरफ लौटने लगते हैं। तभी इन पर कुछ क्रिएचर्स की नज़र पड़ जाती है जो अब इन्हें मारना चाहते हैं। रिडिक इन तीनों को ड्रॉप शिप की तरफ भेज देता है और खुद यहीं रुककर इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। उसके सामने क्रिएचर्स आ जाते हैं जिन्हें एक के बाद एक वो मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन, इमाम और वो यंग लड़का किसी तरह ड्रॉप शिप तक पहुंच जाते हैं। ये कुछ समय तक वहीं रुककर रिडिक का वेट करते हैं, लेकिन जब वो नहीं आता तो इन्हें लगता है कि रिडिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इमाम कैरोलिन को चलने के लिए कहता है, लेकिन कैरोलिन अपनी तसल्ली के लिए वहां जाकर देखना चाहती है और वो जाती भी है। वो देखती है रिडिक बहुत बुरी हालत पर जमीन पर पड़ा है। वो रह रहकर उठने की कोशिश कर रहा है। कैरोलिन उसकी मदद करती है और उसे सहारा देते हुए ड्रॉप शिप की तरफ ले जाने लगती है। वो उसे लेकर शिप के काफी करीब पहुंच जाती है और तभी एक क्रिएचर उसे पकड़ अंधेरे में खींच लेता है। रिडिक ड्रॉप शिप के भीतर चला जाता है और अब ये उड़ने की तैयारी करते हैं। जाते समय इनके चेहरे पर एक धन्यवाद का भाव होता है उन सभी पैसेंजर्स के जिन्होंने किसी न किसी तरह से इनकी मदद की, इनको जिंदगी जीने का एक नया मौका दिया। और यही इस कहानी की सीख है कि हमें बुरे वक्त हर उस इंसान की मदद करनी चाहिए जिसको हमारी ज़रूरत हो, जो हमारे आसपास हो। तो ये थी पूरी कहानी पिच ब्लैक की। उम्मीद है इस कहानी को आपने एंजॉय किया।